बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके साथ आपका मेज़बान फ़ारूक खान। नाज़रीन, ईद कुर्बान की आमद आमद है और ऑफ कोर्स हर बंदा ईद की तैयारियों में है। वहाँ पे जो सबसे बड़ा मसला आता है, ईद पे हम गोश्त का इंटेक बहुत ज़्यादा होता है और ईद की खुशियाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं, होना भी चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला वो ये आता है कि ईद के बाद और ईद के दौरान हमारे दांतों का बड़ा प्रॉब्लम होता है और हम लोग उसकी हिफाजत नहीं करते। और बल्कि पाकिस्तान में 90% से ज्यादा लोग दांतों के मसाइल अमराज में मुब्तला रहते हैं। और लेकिन डॉक्टरों का रुख तब करते हैं, तब डेंटिस्ट के पास जाते हैं जब बहुत ज्यादा मसला बढ़ जाता है। तो हमने सोचा कि ईद की आमद है तो क्यों ना हम अपने व्यूअर्स के साथ, देखने वालों के साथ, आज खासतौर पे हमने डेंटल के हवाले से डॉक्टर साहबा को दावत दी है। और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर आयशा अशरफ है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और इसके अलावा कंसल्टेंट ऑर्थोडोंटिस्ट हैं। डॉक्टर वेरी वार्म वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके फरहान साहब, ठीक ठाक हैं? जी, अल्लाह का बहुत शुक्र है। डॉक्टर साहब, आप चिल्ड्रन हॉस्पिटल में अपनी जिम्मेदारियां अंजाम कर रही हैं। मुझे ये बताइए कि हम लोगों की चूंकि ईद की आमद है, सबसे पहले मैं ये सवाल करूंगा कि लोगों के मसाइल होते हैं, दांतों के मसाइल बढ़ जाते हैं, तो आप क्या समझती हैं कि क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए लोगों को गोश्त कम खाने के अलावा? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल जी मैं सर। आपको बता दूं कि आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर एंड कंसल्टेंट ऑर्थोडोंटिस्ट एट चिल्ड्रंस हॉस्पिटल लाहौर। सो एज फार एज दिस इवेंट ऑफ ईद इज़ कंसर्न, इस ईद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं दांतों के मुतालिक बिकॉज ऑफ द फूड इनटेक दैट इज़ मोस्टली रिलेटेड टू द मीट स्पेशली। ट्रू। सो इन केसेस ट्रू। में सबसे पहले आपको जो ओवरऑल ख्याल रखना है वो ये रखना है कि आपने अपनी ओरल हाइजीन मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इस केसेस में। उसमें आपने ये करना है कि अपने दांतों को आपने ब्रश करना है, स्पेशली बिफोर गोइंग टू बेड एंड आफ्टर ब्रेकफास्ट। एंड जब भी आपने मीट लेना है सो आपने अपने दांतों में डेंटल फ्लॉस का ज़रूर इस्तेमाल करना है। डेंटल फ्लॉस ठीक इज़ अ है। टाइप ऑफ वैक्स्ड थ्रेड जिसमें आप अपने स्पेशली बैक साइड के जो टीथ है जहाँ पर जब आप मीट लेते हैं उसके साथ आपका दांतों के अंदर फाइबर्स ऑफ मीट फंस जाते हैं, वो आप उससे बड़े इजीली रिमूव कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर इम्पैक्शन ऑफ फूड की वजह से अल्टीमेटली दूसरे प्रॉब्लम्स जनरेट हो सकते हैं। सो इट्स वेरी बिल्कुल ठीक है। इंपॉर्टेंट कि डू योर ब्रशिंग एंड फ्लॉसिंग स्पेशली आफ्टर ईटिंग मीट। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जो प्रॉब्लम जो आता है और खास तौर पे हम जब प्रॉब्लम बढ़ जाता है, हम दांतों के हवाले से हम बड़ा नॉर्मल इन चीज़ों को लेते हैं। हम समझते हैं कि दांतों की प्रॉब्लम है, चलो दर्द है, ठीक हो जाएगा, कुछ दिनों बाद ठीक हो जाएगा, हम कर लेंगे। या दांतों को कीड़ा लग जाता है। तो ये क्या वजह होती है? लोगों का रुझान जो है वो डेंटल की जानिब बहुत ज्यादा हमारे मुल्क में नहीं देखा गया। इसकी आपको क्या बुनियादी वजह नजर आती ओके, इसमें सबसे पहले तो ये है कि आजकल इंटरनेट का दौर है। हर बंदा उससे है? कंसल्टेंसी करना चाहता है इंटरनेट के थ्रू, लेकिन हर फील्ड में हर काम में आपको वहाँ पर सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट नहीं पता चलता है। सो इसमें बहुत True. ज़्यादा ज़रूरी है कि इफ़ देर इज़ अ प्रॉब्लम रिगार्डिंग योर टीथ दैट हैज़ नॉट बीन एड्रेस्ड बाय यू at your home, you should definitely visit to your consultant or dental surgeon after like having some kind of problem in your teeth. So उसके लिए ज़रूरी है कि अगर आपके दांतों में कोई प्रॉब्लम नहीं भी है, सो स्क्रीनिंग ऑफ ओरल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एवरी 6 मंथ्स विजिट करना चाहिए अपने डेंटिस्ट के पास, ताकि अगर कोई ऐसी जगह पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है जैसे कैविटी बन रही है या दांतों के दरमियान कोई ऐसा फूड इन्फेक्शन है जिससे कि आपका वहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ एसिड की वजह से आपकी कोई केरी स्टार्ट हो गई है। सो यू शुड नो कि इसमें अगर ये प्रॉब्लम आपको पता नहीं भी चल रही है तो आपको डेंटिस्ट के पास विजिट करने से ये आइडिया हो जाएगा कि कोई इंटरडेंटल साइट पर या दांतों के दरमियान कोई कैविटी स्टार्ट तो नहीं हो गई है, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सारे और भी फैसिलिटीज़ मिलेंगे जिसमें एक्सरेज हैं जो कि समटाइम्स रिक्वायर्ड होता है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ सर्टन प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग टीथ। हम्म, जी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा 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 डॉक्टर साहब भाई, एक जो प्रॉब्लम जो सबसे ज्यादा मसला हमारे यहाँ
चूँकि कंसल्टेंसी हम बहुत ज़्यादा नहीं करते, और एक लोग कहते हैं, एक थोड़ा सा क्लेम करते हैं कि डेंटिस्ट्री जो है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है हमारे लिए। आप समझते हैं कि अगर सिर्फ बेसिक प्रॉब्लम को स्टार्ट से पकड़ लिया जाए, या फिर कंसल्टेंसी रेगुलर हम डेंटिस्ट से की जाए, तो हमें वो जो एक्सपेंस बाद में होना होता है वो पहले नहीं होगा? डेफिनेटली देखें, दांतों की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा माइनर भी हो सकती हैं और आप उसको एक बेसिक लेवल पे भी एड्रेस कर सकते हैं। बट अगर आप ये देखें कि आप अपने दांतों को बिल्कुल ही ख़राब करके डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं और वो दांत इस पे आ गए हैं कि आपको एक्सट्रैक्शंस की तरफ जाना पड़ रहा है या फिर रूट कैनाल की तरफ जाना पड़ रहा है, सो उसमें अगर आप स्टार्ट से उसको अपने दांतों का ख्याल रखेंगे, सिर्फ ओरल हाइजीन मेंटेनेंस रखेंगे और अपना रेगुलर चेकअप करवाते रहेंगे, तो हो सकता है आपको इतने एक्सपेंसिव प्रोसीजर्स की तरफ जाना ही ना पड़े। सो इट्स बेटर, एज यू नो दैट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, सो इट्स बेटर कि आपको पहले से ही अपनी चीज़ों को प्रिवेंशन की तरफ लेके जाएं डेंटल से रिलेटेड, और बाद में आपको इससे रिलेटेड कोई महंगे प्रोसीजर्स करवाने की ज़रूरत ना पड़े। अच्छा, एक बड़ा अहम जो मसला इसमें दांतों के हवाले से है कि हम, मुझे ये बताइए कि आप क्या समझते हैं कि अगर दांतों की हिफाजत नहीं की जाती, या फिर दांतों की प्रॉपर ब्रशिंग नहीं की जाती, तो कौन कौन सी हाँ, बीमारियां पैदा होने का खदशा है, या बीमारियां पैदा हो सकती हैं? ओके। इसमें सबसे पहले आ जाता है कि हमारे जो ओरल कैविटी है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक का फर्स्ट पार्ट है। यहाँ से बहुत हम्म। सारी हम जो है डिजीज़, ओरल डिजीज़ेज़ या अदर डिजीज़ेज़, सिस्टेमिक डिजीज़ेज़ हम यहाँ से ले सकते हैं। सो सबसे हम्म। पहले आप अगर ओरल कैविटी में डेंटिशन और उससे रिलेटेड स्ट्रक्चर की बात करें, तो हमारे पास हम्म। दांत आ जाते हैं, टीथ आ जाते हैं, और उसके सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स में आपके गम्स आते हैं और जिस सराउंडिंग बोन जो उसकी है वो आ जाती है। सो इफ़ यू टॉक अबाउट द टीथ, सो उसमें टूथ डिके, जिसको हम नॉर्मल अल्फाज में डेंटल केरीज भी कहते हैं, वो स्टार्ट हम्म। होने का चांसेस होते हैं। डिपेंड हम्म। करता है आपकी ब्रशिंग ठीक नहीं है, ओरल हाइजीन मेंटेनेंस नहीं है, या किसी जगह पर फूड जो है वो फंसा रह गया है और आपको आइडिया नहीं हुआ, उससे पेन जनरेट हो सकती है, या उससे आपका बैक्टीरियल वहाँ पर जो अटैक है वो होकर आपके सॉफ्टन कर देती हैं वो स्ट्रक्चर ऑफ टूथ को, जिससे कि अल्टीमेटली हम्म। कैविटी बन सकती है। सेकेंड एक प्रॉब्लम जो आ जाती है वो आपकी आ जाती है सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द टीथ में। उसमें हमारे पास गम डिजीजेज हैं। गम डिजीजेज से हम्म। रिलेटेड दो तरह की चीज़ें होती हैं। नंबर वन, जिसमें कि आपकी इन्फ्लेमेशन आ जाती है। इन्फ्लेमेशन हम्म। मीन्स जिंजवाइटिस, यानी कि आपके गम्स की सोजिश, एक आम अल्फाज में उसको अगर हम कहेंगे तो सोजिश हो सकती है। और हम्म। उसकी जो एक बहुत ज़्यादा एक क्लिनिकल उसका जो एक साइन है दैट इज़ ब्लीडिंग ऑफ द गम्स। सो इन केसेस में ठीक है। आपको देखना चाहिए कि अगर आपके दांतों के अराउंड कोई मिनरलाइज्ड जो है कैलकुलस पड़ा है, या आपका जिसे कह लें जो फूड डिपॉजिट्स आपके दांतों के अराउंड पड़े हैं और उसको आपने टाइमली सॉफ्ट प्लाक जब वो था आपने उसको साफ नहीं किया, तो अल्टीमेटली वो मिनरलाइज हम्म। होकर एक हार्ड स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो जब वो दांतों या गम्स के अराउंड होंगे तो वो इन्फ्लेमेशन ऑफ द गम्स क्रिएट करेंगे। सो उसकी वजह से आपका वहाँ पर ब्लीडिंग गम्स का एक प्रॉब्लम हो जाता है। बट हम्म। सेकेंडली जो आपका आ जाता है दैट इज़ रिलेटेड टू योर गम रिसेशन। गम रिसेशन में ये हम्म। होता है कि आपका जो गम्स हैं वो दांत जो है वो समझ लें आप लंबे हो जाना, या गम्स का पीछे हम्म। हट जाना, पुल बैक हो जाना। सो उसमें हम्म। एक सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम भी आ सकती है, पॉकेट्स अराउंड द टीथ भी आ सकती हैं, और जो अल्टीमेटली इन सिवियर केसेस इट कैन लीड टू द लॉस ऑफ द टीथ और इंक्रीज मोबिलिटी ऑफ द टूथ। सो ये दोनों अच्छा। प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपके गम्स और उसके सराउंडिंग जो एल्वुलर प्रोसेस है वो आपके दांतों को मजबूती से उस जगह पर एंकर किया होता है उसने, या कि उसको वहाँ पर रखा होता है उसने। सो ये एक चीज़ है कि आपने अपनी स्केलिंग का ख्याल रखना है। साथ ही आपने ये भी देखना है कि आपके जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है इज़ दैट ओके, और कोई बोन लॉस तो नहीं है, कोई गम रिसेशन तो नहीं है, कोई पॉकेटिंग तो नहीं है, कोई डेपोजिशन ऑफ सॉफ्ट और हार्ड प्लाक और कैलकुलस तो नहीं है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इनकी सब की लीड वही है कि बेटर और good oral hygiene and timely visit to your dentist,
or proper scaling if there is a problem that is present around the teeth, and that's it. अच्छा, ये आप जो इतनी अपनी जो डिफाइन की है सारी चीजें फॉर जी जी। प्रोक्योरमेंट, तो ये तो मेरे ख्याल में इसके लिए आपकी रेगुलर, जब तक आप डॉक्टर की कंसल्टेंसी नहीं होगी, आप ये सारी चीजें मैनेज नहीं कर सकेंगे। तो इसके लिए डॉक्टर तो बड़ा डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है, लेकिन जी। उसमें देखें कंसल्टेशन कंसल्टेशन जो है वो तो इम्पोर्टेंट होती है, बट अगर आप उसको प्रिवेंशन की तरफ लेके जाएं और सिर्फ आप उसमें अपना वंस इफ यू विजिट अ डेंटिस्ट एंड ही हैज़ प्रिस्क्राइब्ड यू सर्टन techniques for the brushing and oral hygiene maintenance, and there is no cavity, no problem, no calculus, so you can just maintain your oral hygiene and you can just keep your teeth healthy and oral health very good. So उसमें यही है कि अच्छा, आप regular visits ज़रूर करें for diagnosis of any kind of problem that is occurring around the teeth or around your gums. But if it is not there, so keep brushing your teeth, keep your oral cavity healthy and clean. That's more than enough. डॉक्टर साहब, आपने कहा है टेक्निक ऑफ ब्रशिंग, तो आप समझते हैं कि जो टेक्निक है, हम लोगों की मेजोरिटी लोगों की टेक्निक ब्रशिंग की ठीक नहीं है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम भी होती है? बिल्कुल ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को आइडिया ही नहीं होता कि उन्होंने ऑल अराउंड द टीथ ब्रश करना होता है। उसमें हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि हमारा जो टूथ ब्रश हम यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि समटाइम्स ऐसे अच्छा। होता है कि एक्सट्रीमली हार्ड ब्रशिंग से भी कैविटीज़ क्रिएट हो जाती हैं टीथ के अराउंड। सो टेक अ सॉफ्ट ब्रश, इंक्रीज टाइम ऑफ योर ब्रशिंग। समटाइम्स 30 सेकेंड्स के लिए लोग ब्रश करते हैं एंड दैट्स इट, बट at least you should do brushing for 3.5 minutes. And अच्छा। उसके अलावा आपने all around the surfaces आपने टीथ को ब्रश करना है, स्पेशली फ्रंट साइड पे, इंटरनल जो टंग साइड है, लोअर जॉ के अंदर जो है, बैक साइड ऑफ द टीथ जहाँ पर हमारा फूड जो है हम च्यू करते हैं, मैस्टिकेटरी सरफेस हम उसको कहते हैं, अपर एंड लोअर टीथ बोथ आपने इसको इस तरह से ब्रश करना है। फिर इसी तरह चीक साइड, आउटर एंड इनर साइड ऑफ बैक साइड टीथ, ये भी आपने अपर एंड लोअर टीथ दोनों को ये करना होता है। तो कुछ लोग ऐसे करते हैं कि फ्रंट टीथ को सिर्फ ब्रश किया और बैक साइड पे छोड़ दिया। तो मोस्टली हमारे यहाँ जो केरीज प्रोडक्शन है दैट इज़ ऑन द मैस्टिकेटरी जो टीथ हैं, जिसमें हमारी जहाँ पर हम च्यू करते हैं फूड को, वहाँ पर हमारी कैविटीज़ ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं और वहीं पर ही हमारे मीट फाइबर्स जो फंसते हैं जाके, जिसकी वजह से हमारा ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, दिन में कितनी दफा ब्रश आइडियली करना चाहिए? देखें आइडियली ब्रशिंग तो जो स्पेशली है वो आपको बिफोर गोइंग टू बेड इज़ मस्ट, जो कि बहुत सारे लोग हमारे यहाँ इस चीज़ को बॉदर नहीं करते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर आप सोकर सुबह उठते हैं, इफ़ यू हैव डन योर नाइट ब्रशिंग, देन योर ओरल कैविटी और योर माउथ इज़ क्लीन इन द मॉर्निंग, you can only rinse it up and then do your breakfast. After that you can brush your teeth again. The basic aim is to clean the mouth. So जो आपने जब खाना खाया उसके बाद आप ब्रश करें, तो ये आपका बेसिक एम और पर्पस है, ताकि आपके दांतों के अराउंड कोई भी फूड डिपॉजिट या डेबरी ना हो। अच्छा डॉक्टर भाई, ब्रश ऑफ कोर्स पेस्ट का भी इस्तेमाल होता है, तो कोई पर्टिकुलर पेस्ट होती है कि आप जनरली क्या इस्तेमाल करें? पेस्ट में कुछ रिकमेंड करती हैं आप? अच्छा, उसमें ये आ जाता है कि पेस्ट जो है बेसिकली इट्स अ व्हीकल टू डू ब्रशिंग। अगर आपकी ब्रशिंग इतनी अच्छी है कि आप पेस्ट के बगैर भी आप उसको सारी सर्फेसेस पे क्लीन कर सकते हैं, दैट इज़ फाइन इनफ। बट वो एक मीन है जस्ट टू डू अ इजी एंड प्रॉपर ब्रशिंग। उसमें आप ये कर सकते हैं कि जो टूथपेस्ट आपका जिसमें फ्लोराइड है, आप उसको यूज़ करें, बिकॉज फ्लोराइड इज़ एन एजेंट दैट एक्चुअली हेल्प्स टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट कैविटीज़। सो उसमें आपका फ्लोराइड जिसमें टूथपेस्ट हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली, आपने कोई भी ऐसा टूथपेस्ट यूज़ नहीं करना जो कि आपका मेडिकेटेड हो, अनटिल एंड अनलेस प्रेस्क्राइब्ड बाय योर कंसल्टेंट। सो आप खुद से मेडिकेटेड टूथपेस्ट यूज़ ना करें, उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसके अपने हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो कि अल्टीमेटली आपको इन द लॉन्ग रन नज़र आ जाते हैं। अच्छा, टूथपेस्ट जिस तरह हर महीने आप ग्रोसरी करते हैं, तो उसमें चेंज कर सकते हैं टूथपेस्ट, डिफरेंट टेस्ट या डिफरेंट बिल्कुल आप कंपनीज?
बिल्कुल चेंज कर सकते हैं आप कोशिश करें जो आपका ये जेल फॉर्म्ड है उसमें बहुत ज़्यादा रेगुलर यूज़ ना करें, उससे भी डीमिनरलाइजेशन होने के चांसेस होते हैं। बट आप इसको कीप ऑन चेंजिंग, डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं, बट मेन थिंग इज़ फ्लोराइड होना चाहिए उसमें, आप उसको यूज़ करें। फ्लोराइड होना चाहिए। बेसिक एम और इज़ कि इसमें फ्लोराइड है। जी, जी। अच्छा, और बताइए कि जो ब्रश है वो कितनी देर के बाद चेंज करना चाहिए? जब तक उसके ब्रिस्टल्स तकरीबन 1.5 मंथ के बाद उसके ब्रिस्टल्स जो है वो अगर डैमेज होना शुरू हो जाएं तो आप उसको चेंज कर लें, क्योंकि वैसे भी हमारा यहाँ पर स्टरलाइजेशन और उस तरह से ब्रशिंग का, क्योंकि उसमें जो है वो आपका बैक्टीरियल ग्रोथ के भी चांसेस होते हैं, या उसके जो ब्रिस्टल्स या फिलामेंट्स होते हैं ब्रश के वो भी डैमेज होने के चांसेस होते हैं। सो 1.5 to 2 months के बाद आपको अपना ब्रश चेंज कर लेना चाहिए। चेंज कर लेना चाहिए। अच्छा डॉक्टर जी। साहब, बच्चों के दांतों के बड़े मसाइल होते हैं और छोटे बच्चे चूंकि वो इतने रेगुलर नहीं होते, पेरेंट्स के लिए भी मुश्किल होता है उनको मैनेज करना। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम्म। होता है दांतों का कीड़ा लगना, कोर्स जो उनके इनटेक है उसकी वजह से। तो आप क्या समझती हैं कि बच्चों को किस तरह मैनेज करना चाहिए, उनकी जो हैबिट है उसको किस तरह डेवलप करना चाहिए ताकि वो रेगुलर हो, ब्रशिंग में प्रॉपर तरीके से ब्रशिंग करें? हम्म। देखिए, सबसे पहले आपने ये देखना है कि बच्चे अगर उनकी एज अराउंड उनका 6 years में उनके परमानेंट डेंटिशन आ जाती है, उससे पहले हम्म, उनके मिल्क टीथ होते हैं, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि आप उसमें हम्म, कैविटी देख रहे हैं, तो आप उसको ज़रूर कंसल्ट करें, उसको फिलिंग उसकी करवा लें। या फिर अगर हम्म, कैविटी से आगे बात चली गई है, आपके जो बैक्टीरियल या इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो गया है टू द ब्लड एंड नर्व सप्लाई ऑफ द टीथ, तो आपको उसमें रूट कैनाल की तरफ जाना पड़ता है। बट एज हम्म, फार एज टीथ आर कंसर्न, तो बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो दांत हमारे ओरल कैविटी में हैं वो अपने टाइम पर एक्सफोलिएट करें या अपने टाइम पर उसको निकलवाया जाए। समटाइम्स प्रॉब्लम इससे भी क्रिएट हो जाती हैं कि बच्चों के दांत, जो दूध के दांत है उसमें कीड़ा लगा, उसको निकलवा दिया दांत को, और उसके बाद जो उसके अंदर परमानेंट टूथ आना है उसमें भी टाइम है, जिसकी वजह से जो उसकी बैक साइड पे कोई परमानेंट टूथ प्रेजेंट है वो उसकी जो उसके नीचे दांत इरप्टिंग टूथ है उसकी हम्म, स्पेस को हम्म, क्लोज करके वहां पर टूथ की इम्पैक्शन क्रिएट कर देता है। सो दैट हम्म, इज हम्म, एन ऑल्सो एन ऑर्थोडोंटिक प्रॉब्लम। सो उसमें आपको फिर ब्रेसेस की तरफ जाना पड़ेगा, या आपको कोई आपका ऐसा दांत है जो कि टाइमली आपने शेड नहीं हुआ या निकला नहीं है और आपने उसको टेक केयर उसका नहीं किया, एंड आपने उसको विजिट नहीं किया अपने ऑर्थोडोंटिस्ट के पास या डेंटल सर्जन के पास या डेंटिस्ट के पास, तो उसमें ये प्रॉब्लम आ जाएगी कि आपको जो परमानेंट टूथ उसका इरप्ट होगा वो अपनी जगह से थोड़ा सा मैल पोजिशन में इरप्ट हो जाएगा, जिससे भी आपकी हम्म। क्राउडिंग क्रिएट हो जाती है, दांतों का टेढ़ापन उससे बन जाता है। सो फिर ये एक केस बन जाता है प्रॉपर फॉर द ब्रेसेस एज वेल। सो ये हम्म, चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। प्लस एक और चीज़ें जो बच्चों के अंदर हम देखते हैं कि ग्रोइंग स्टेज के अंदर हमें पता नहीं चलता कि इनके जॉ इम्बैलेंस कितना है। समटाइम्स हम्म, लोअर जॉ बहुत ज़्यादा रिट्रूडेड होता है या पीछे की तरफ होता है, या अपर जॉ बहुत ज़्यादा फॉरवर्डली प्लेस्ड होता है या आगे की तरफ होता है या पीछे की तरफ होता है। सो जॉ बैलेंसिंग को जो है एक सर्टन टाइम पे एड्रेस करना बच्चों में वेरी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। हमें इसकी ग्रोथ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है, या इसमें आप देख लें कि बहुत अपर जॉ बहुत नैरो है, जिसको हम एक टर्म यूज़ करते हैं क्रॉस बाइट में है। सो उसको भी हम्म, आपने टाइमली एड्रेस करवाना है। उस क्रॉस बाइट की वजह से आपका जो लोअर जॉ की ग्रोथ है वो भी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, और जिसकी वजह से फिर अल्टीमेटली आफ्टरवर्ड्स अगर वो बच्चों के ग्रोइंग एज में एड्रेस नहीं होता तो वो ब्रेसेस, या फिर इन सवेयर और कॉम्प्लेक्स केसेस वी हैव टू गो फॉर द ऑर्थोडोंटिक्स प्लस ऑर्थोगोनैटिक सर्जरी एज वेल। सो ये एक लंबा अच्छा, प्रोसीजर एक है, कॉम्प्लेक्स एक प्रोसीजर है। डॉक्टर साहब, एक एक जी जो जी जो एक सवाल बुनियादी तौर पे जिस तरह आप घुमा रही हैं, ये आता है कि जी जी नॉर्मली नॉर्मली जब आपके दांत में पेन हो या कीड़ा लग गया है या दांतों की शेप खराब हो गया है या मसूड़ों का प्रॉब्लम हो गया है, तो एक जहन में नॉर्मली जर्नली हमारे जहन में आता है कि जी डेंटिस्ट के पास चले जाएं, डेंटिस्ट के पास चला जाए। तो वो हमें जो भी ये अप्रोचेबल डेंटिस्ट होता है हम उसके पास चले जाते हैं, हमें ये नहीं पता चलता कि ये ऑर्थोडोंटिस्ट का काम है, ये सर्जन का काम है,
तो ये एक मेरे ख्याल में ये जी लैक जी हमारे अंदर बहुत ज्यादा है हमारी सोसाइटी में, कि हमें पता ही नहीं कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम हम किसी के पास पूछ के चले जाते हैं। जी, बिल्कुल फरहान साहब, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। इसमें ये होता है कि हमारे यहाँ बहुत सी अवेयरनेस नहीं है इस बारे में। लोगों को आइडिया ही नहीं है कि डेंटिस्ट्री में भी आगे फर्दर स्पेशलाइजेशन है और उसमें भी जी फर्दर स्पेशलिटीज़ हैं जो अपने फील्ड में अलग-अलग काम कर रही हैं। एक ट्रू। नॉर्मल प्रॉब्लम जो है वो हमारा जनरल डेंटिस्ट के पास एड्रेस हो सकता है, बट एक स्पेशलाइज्ड प्रॉब्लम जो है या जिसमें स्पेशलाइज्ड इश्यूज आ जाते हैं, उसमें यू हैव टू गो फॉर कंसल्टेंट एज वेल। वी हैव फोर जो आप कह लें कि फील्ड्स हैं इन फर्दर डेंटिस्ट्री। उसमें आपका ऑर्थोडोंटिक्स आ जाती है, जिसमें आपके दांतों का टेढ़ापन या आपकी जबड़ों का इम्बैलेंस होना विद रिलेशन टू योर क्रेनियल बेस या विद ईच अदर, अपर जॉ का लोअर जॉ का आपस में बैलेंस ना होना, या आपका एक आप कह लें कि आपका क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट के पेशेंट होते हैं, उसमें भी सर्टन आपकी चीज़ें आ जाती हैं। in the growing age we have to address for the upper jaw and lower jaw in the cleft lip and palate cases as well, जो कि इनिशियली हम उसको रिपेयर करवा लेते हैं, लेकिन बाद में आइडिया ही नहीं होता कि आपने इसको एड्रेस करवाना है विद ऑर्थोडोंटिस्ट। फिर उसके बाद आपकी आ जाती हैं सर्टन मैक्सिलोफेशियल सर्जरीज आ जाती हैं, वो भी एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है हमारी। रेस्टोरेटिव डेंटिस्ट्री, जिसमें हमारी रूट कैनाल्स हैं या क्राउन ब्रिजेस हैं या इम्प्लांट्स हैं, सो वो हमारी एक फील्ड है। प्लस प्रोस्थोडोंटिस्ट है, जिसमें हमारी ये आप डेंचर्स वगैरह या इम्प्लांट्स, इसमें भी आप इस फील्ड में भी हम एड्रेस करते हैं। सो डिफरेंट फील्ड्स हैं। लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपको अगर सर्टन problem at a certain level or in a complex case, you need to go to a certain consultant, ताकि आपका वो exactly understand करके उसको जो है वो proper treat किया जा सके। ठीक है, इसके लिए अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है और लोगों को जी जी, बताने ऐसा की ही है। बहुत ज्यादा जरूरत है कि सर्टन के जो प्रॉब्लम है ये कौन सा किसने एड्रेस करना है। अच्छा, डॉक्टर साहब एक मुझे बताइए बात कि जगह जगह हम देखते हैं अब डॉक्टर का जो चुनाव है, डॉक्टर को आपने सिलेक्ट करना है, ये भी एक बहुत बड़ा एक डिफिकल्ट काम है। मैंने जैसे पहले कहा जी कि जी आप हर गली मोहल्ले में आपको डॉक्टर्स, डेंटल डेंटल डेंटिस्ट नजर आते हैं। तो क्या बेसिक्स जो उनकी पैरामीटर्स हैं जो एक बंदा इसी डॉक्टर के पास, इसी डेंटिस्ट के पास जाएगा उसको देखने के लिए, या कि यार ये बंदा ये अथेंटिक है, क्वालिफाइड है कि नहीं है। देखिए, जो आजकल क्वैक्स हैं वो तो आपको पता है कि शुरू से ही क्वैकरी तो चल रही है, बट अब कुछ लोगों हम्म, में काफ़ी हद तक अवेयरनेस आ गई है। हम्म, बहुत सारी हमारी ऐसी डिजीज़ हैं जो इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जैसे कि हम्म, हेपेटाइटिस है या आपके और अदर सर्टन ब्लड जनरेटेड जो डिजीज़ हैं उसमें प्रॉब्लम आ सकती हम्म, है। सो हम्म, कोशिश करें कि आप एटलीस्ट जिस भी डेंटिस्ट के पास जाएँ वो BDS ज़रूर हो, ठीक है। फिर अच्छा। आपकी इसके डेंटिस्ट्री की ग्रेजुएशन के बाद आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन आ जाती है, जिसमें आप हम्म, हर फील्ड का अपना कंसल्टेंट होता है। सो आपका अगर तो हम्म, प्रॉब्लम उनसे रिलेटेड है, यू कैन डायरेक्टली गो टू देम। और अदरवाइज आप ये है कि क्वैक्स को कम से कम अवॉइड करें, क्योंकि वो पहले ही ज़माने थे, लेकिन अब जो है ना स्टरलाइजेशन का इशू बहुत ज़्यादा है। हर चीज़ में, इंस्ट्रूमेंट्स में स्टरलाइजेशन की बहुत ज़रूरत है। डेंटिस्ट्री में इस तरह के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा क्रिएट प्रीवियसली हुए हैं, बट लोगों में अवेयरनेस की वजह से अभी इस चीज़ की थोड़ी सी प्रॉब्लम्स जो है वो एड्रेस की गई हैं। सो अब डिसइंफेक्शन होनी चाहिए चीज़ों की। अब जिस पेंडेमिक है, कोविड है, उसमें अगर आपको विज़िट करना है किसी डेंटिस्ट के पास, तो आप ये ज़रूर देखें कि आपका जो है वो प्रॉपरली चीज़ें डिसइंफेक्ट हो रही हैं, स्टरलाइज हैं कि नहीं हैं, या आपका जो वहाँ पर एनवायरनमेंट है उसमें कितनी क्राउडिंग आई हुई है। सो अगर तो आपने इमरजेंसी में जाना आपको पड़ ही रहा है, तो आपने इन चीज़ों को ज़रूर देखना है कि किसी ऑथेंटिक जगह पर आप जाएं और अपना ट्रीटमेंट करवाएं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, फाइनली मुझे बताइए कि जो जो लोगों के जो मसाइल हैं इस हवाले से, दांतों के हवाले से, उसके अंदर जो खुद के जो एक टोटके कर रहे होते हैं, अक्सर देखा गया है टोटके घरों में चल रहे होते हैं। तो वो आप एज ए डॉक्टर क्या कहती हैं जो हमारी फैमिलीज में टोटके और उसका इस्तेमाल, फिर उसके बाद जब बढ़ जाती है बात।
तो वो कितना नुकसानदेह है। बिल्कुल। देखिए, टोटके हर वक्त हर जगह हर टाइम पे होते रहे हैं। कुछ टोटके इफेक्टिव हो जाते हैं, जैसे अगर माइल्ड सी आपके दांतों में इन्फ्लेमेशन है या गम्स में इन्फ्लेमेशन है, आप ल्यूक वार्म वाटर के अंदर सॉल्ट ऐड करके आप उसको रिंस कर लें तो समटाइम्स वो एड्रेस हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके दांतों के अराउंड एक पूरी लेयर है गंद की, जिसने कि वो इन्फ्लेमेशन या जिंजवाइटिस क्रिएट किया है या ब्लीडिंग गम्स बन रहे हैं, तो जब तक आप उस चीज़ को एड्रेस नहीं करेंगे बाय स्केलिंग और क्लीनिंग योर टीथ, तो वो फॉर द टाइम बीइंग वो सबसाइड हो जाएगी, या फॉर मेडिकेशन से थोड़े दिनों के लिए तो वो हो सकती है, बट इन द लॉन्ग रन आपको ये प्रॉब्लम्स बार बार आएंगी। सो इट्स बेटर कि आप उसको एक तो क्रिएट ही ना होने दें, अगर वो क्रिएट हो गई है तो उसको टाइमली एड्रेस करें, उसको टाइमली जाएं, ताकि वो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में ना चली जाए। जैसे अगर एक दांत में प्रॉब्लम या कैविटी स्टार्ट हो गई है तो उसकी फिलिंग करवा लें, रादर देन कि आप उसको ये वेट करें कि जब बहुत ज़्यादा सवेयर पेन होगी तो मैं जाऊंगा या जाऊंगी, और उसके बाद फिर आपकी रूट कैनाल होगी, उसके ऊपर फिर क्राउन भी होगा। सो ये चीज़ें, या फिर अल्टीमेटली एक्सट्रैक्शन की तरफ भी चीज़ें जा सकती हैं, और फिर उसके बाद आप इम्प्लांट्स की तरफ आएंगे। सो इट्स बेटर कि आप सिंपल रखें चीज़ों को, और जो बेसिक आपकी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उनको आप करें, और अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो आप उसको जल्दी एड्रेस करवाएं, रादर देन कि आप उसका वेट करें कि जब वो बहुत ही ज़्यादा सिवियर कंडीशन में जाएगी तो आपने फिर अपने कंसल्टेंट के पास भागना। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर आयशा अशरफ हमारे साथ, असिस्टेंट प्रोफेसर कंसल्टेंट ऑर्थोडोंटिस्ट और जनरल हॉस्पिटल में आप हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आपके टाइम का, एंड आई एम श्योर जो आपने बातें बताई हैं और वो हमारे सुनने वालों तक, देखने वालों तक उसको वो समझें भी, और खासतौर पे जब मामला बढ़ने से पहले डॉक्टरों से कंसल्ट करें, और हम लोग खास तौर पे जो डेंटल डॉक्टर्स हैं उनको कंसल्ट करें, उसको चुनाव में भी एहतियात बरतें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। अपने देखने वालों से भी इजाजत चाहेंगे। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच।